और श्री राकेश जी से मैं निवेदन करूंगी स्वागत और अभिनंदन स्वरूप पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत करें, साथ ही साथ स्मृति चिन्ह प्रदान करें। चुनावी संवाद जनादेश 2024 के अवसर पर यह अंग वस्त्र के साथ हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं श्री सुप्रियो भट्टाचार्य जी को, केंद्रीय महासचिव जेएमएम। प्यार से हम इन्हें दादा कहकर भी बुलाते हैं और आपसे बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश जी। हेलो हेलो। न्यूज 11 के चुनावी संवाद के इस मंच पर मैं राकेश और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, सबको इनको दादा के नाम से जानते हैं। बड़े मोदी की हैट्रिक लगेगी या 2024 में 2004 वाली परिस्थिति आप देख पा रहे हैं इस बार? देखिए, 2024 बहुत निर्णायक वर्ष है और हम लोग समझते हैं कि इस देश में पहली बार देश के संविधान को, देश में लोकतंत्र को, देश में भाईचारे को बचाने का एक संघर्ष चल रहा है। और पहली बार ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा जब इतना भयाक्रांत पूरा समाज है। इतने भय में आज तक समाज वोट नहीं किया जो इस बार होने जा रहा है। और आप निश्चित जान लीजिए कि 2024 बदलाव लेकर आएगा, सकारात्मक बदलाव लाएगा। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, युवाओं के हाथ में रोजगार देने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों को उनके उचित दाम देने के लिए, शिक्षा सबके लिए सुलभ करने के लिए, स्वास्थ्य सब तक पहुंचे उसके लिए ये चुनाव संपन्न होगा। और हमको लगता है कि ये देश ने ये फैसला कर लिया है, जनादेश यही है 2024 का कि भाजपा से इस देश को अब बचाना है। तो आप कह रहे हैं कि देश में 2004 वाली स्थिति आएगी 2024 में? मैं 2004 के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगा जी। ये शायद चुनाव हमको लगता है कि एक तरफा कहीं ना हो जाए। जो लोगों में गुस्सा है, जो आक्रोश है, 2004 से भी बढ़िया परिणाम। 2004 में तो कम से कम यहां पर भाजपा को एक सीट मिला था, जीतने का मौका मिला था। लेकिन हमको लगता है कि 2024 में वो सीट भी अब नहीं रहेगा। दादा, आप अक्सर आपसे बातचीत होती रहती है हम लोगों की, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है उसमें देश की जो जनता है वो सीधे फील्ड में है, वो चुनाव लड़ रही है। पॉलिटिकल पार्टियां पीछे है, जनता चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर जनता में जो छटपटाहट है कि आप इस चीज को मानकर चलिए कि आज यदि जनता इतना लामबंद नहीं होती तो एकदम विपरीत विचारधारा के जो राजनीतिक दल है, आप देखिए हमारा जो इंडी गठबंधन है उसमें वामपंथी दल भी है, उसमें कांग्रेस भी है। अब 3 राज्य तो एक स्पष्ट ऐसे हैं जहां कांग्रेस और वामपंथी आपस में प्रतिद्वंदिता करेंगे, चाहे वो बंगाल हो, केरल हो या त्रिपुरा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उस पर सब एक है। आखिर ये क्यों एक है? क्योंकि यही जनादेश, यही लोगों की भावनाएं है कि आपको एक होना पड़ेगा। लड़ाई एका से होगी, लड़ाई बिखराव से नहीं होगी। लेकिन फिर भी दादा बहुत लार्ज स्केल पर महागठबंधन नहीं बन पाया। शुरुआत में जरूर पार्टियां जुड़ी, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़े छटकते गए लोग। ये क्या कोई डर है उन लोगों में, जिस तरीके का माहौल है देश में अभी? नहीं, छटकने का तो केवल एक ही दल
बाहर निकला है वो नीतीश जी हैं और उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, और व्यक्तिगत स्वार्थ सत्ता लोलुपता के लिए वो अलग हुए, और मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग हुआ है। ये जो विजय रथ है मोदी का, झारखंड में आप महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो ये जो महागठबंधन है आपका, जिसमें आप हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट है, तो ये इस विजय रथ को रोकने का क्या रोड मैप, कोई प्लान आप लोगों ने तैयार किया है 2024 को लेकर? आप झारखंड में जहां कहीं से भी घुसेंगे, चाहे बिहार से आएंगे तो बड़ी के आगे, चौपारण के आगे एक है चोरदाहा बोल के जगह, वहां जनता ने भाजपा के खिलाफ बैरिकेटिंग कर रखा है। आप इधर आसानसोल से घुसेंगे तो बराकर नदी का जो पुल है, उस पुल पे जनगोलबंदी है, वहां पर बैरियर डाल दिया है कि भाजपा नहीं आ सकती। आप पुरुलिया झालदा होके यदि घुसेंगे जी, तो मुरी के पास भी बैरिकेटिंग है। उसी तरह आपका जो जामसोल बॉर्डर है, उड़ीसा से आएंगे तो वहां पर भी बैरिकेटिंग है। खड़गपुर से आएंगे तो लोधासुनी में बैरिकेटिंग है। आप छत्तीसगढ़ से आएंगे तो आपका चैनपुर में बैरिकेटिंग है। हर जगह रोक दिया है लोगों ने। तो भाजपा का प्रवेश इस राज्य में वर्जित है। तो आप कह रहे हैं कि 14 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की नो एंट्री है इस बार? इस बार पूरी तरह नो एंट्री, और लोग इस पर मुहर लगाएंगे। 20 को भी लगाएंगे, 25 को भी लगाएंगे, 30 को भी 27 को भी लगाएंगे, और 1 को भी लगाएंगे, और 4 तारीख का फलाफल आपके सामने होगा। तो 4 जून जो कि निर्णायक दिन है, 14 सीटें हैं झारखंड में, आप कह रहे हैं कमल नहीं खिलने जा रहा है इस बार? मैं तो आपको कह रहा हूं कि 4 जून को 4 जून की रोटी नहीं मिलेगी भाजपा को। तो उस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं यहां? समझ में आ रहा है, लोगों के बीच में ये छटपटाहट है। लोग इंतजार करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि कल निर्वाचन हो जाए तो हम अपना वोट दे दें और भाजपा को यहां से गेट आउट बोल दें। दादा, 24 का जो घमासान है, जेएमएम का विजय प्लान क्या है? आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोग इस चुनाव में कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? देखिए, हमारा 5 सीटें पर आप भी लड़ रहे हैं चुनाव, 5 सीटों पर आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। 5 सीट में हम लड़ रहे हैं तो केवल 5 सीट हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता और हमारी प्रतिबद्धता 14 सीटों पर, और हमने अपने संगठन को उसी दिशा में आगे बढ़ाया। संगठन को ये बहुत जिम्मेवारी दी गई है कि जहां हम लड़े वहां तो हम हैं ही, लेकिन जहां हमारे अलावा कांग्रेस लड़े, भाकपा माले रहे, राजद लड़े, वहां मेरा एक एक कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों के जीत के लिए समर्पित हो जाए। और जब तक समन्वय के साथ हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इस समन्वय के लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी है, और राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक संवाद कायम भी है, उससे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारी जीत को सुनिश्चित करेंगे। दादी, ये जो वक्त है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष, अभी जो वर्तमान वक्त आया है, क्या दादा भी ये महसूस करते हैं कि ये संकट का दौर है? आपके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में जेल में हैं, जो पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, और चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में लगता है कि संकट है पार्टी के समक्ष हेमंत जी का ना होना? नहीं, निश्चित तौर पर संकट है, और ये संकट ही हम लोगों को मजबूती भी प्रदान करता है। आप 1972 से जब से ये पार्टी बनी, उसके बाद से लगातार इस पार्टी पे कई बार आक्रमण हुए। गुरुजी भी को भी जेल जाना पड़ा, पार्टी के अन्य नेताओं को भी जेल जाना पड़ा,
कई साजिशें रची गई, लेकिन आप देखे होंगे कि 72 से 2024 उत्तरोत्तर हम मजबूत हुए। बिल्कुल। हमारे ऊपर जितने हमले होंगे आप और मजबूत हो गए। हम उतने बाउंस बैक करते हैं। तो ये जो संकट है, ये हमारे लिए चुनौती भी है, ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए और हम अपने नेता को यह संदेश दे पाए कि यह संकट आपका नहीं है, यह संकट इस राज्य के वासियों का है, संकट यहां के लोगों का है और इस संकट से निभरना हम लोगों को आता है और हम उभर के दिखाएंगे। दादा, इसी संकट के बीच पार्टी के अंदर से एक चेहरा लोगों के बीच खासी लोकप्रियता बटोर रहा है। मैं जिक्र कर रहा हूं कल्पना सोरेन का। क्या भविष्य की राजनीति कल्पना सोरेन के हाथ में होगी, ये हम मान के चले? निश्चित तौर पे आप देखे होंगे कि हेमंत जी के गिरफ्तारी के बाद जो वेदना उनकी पत्नी को झेलना पड़ा, वो कोई दूसरा शेयर नहीं कर पाएगा। हमारे नेता हैं, हमें जो दुख है वो अलग है, लेकिन उनका दुख हमसे कहीं ज्यादा है। और दुख में ही आदमी अपनों के बीच जाता है और ये हमारा स्वाभाविक एक मानव, एक इंसान होने के नाते ये फर्ज है। कोई यदि दुखी है तो उसका दुख हम भी शेयर करें। तो पार्टी का हर कार्यकर्ता, इस राज्य की जनता उनके इस वेदना को अपने साथ जोड़ती है और जब अपने साथ जोड़ते हैं स्वाभाविक रूप से वो भी उनके साथ जुड़ जाती है और जब जुड़ जाती है तो जो चित्रण हो रहा है वो अपने आप सामने आ जाता है। दादा, इसीलिए मेरा वो सवाल था कि क्या 2024 में कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा होंगी, क्योंकि इसी साल विधानसभा के भी चुनाव होने हैं राज्य में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा तो हर कार्यकर्ता रहा। चुनावी राजनीति का, तो चुनावी राजनीति में तो सबकी चाहत है, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो चाहे किसी पार्टी का हो, उसकी तो एक आकांक्षा रहती है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन परिस्थितियां तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा और जो चुनाव लड़ेगा उसी में से विधायक बनकर आएंगे। दादा, आप इच्छा की बात कर रहे हैं। राजनीति में कोई भी आता है तो इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। सुप्रियो भट्टाचार्य की इच्छा है लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि चर्चा है कि जमशेदपुर से आपका भी नाम गया है। नहीं, मेरा नाम नहीं गया है। मेरे नाम का प्रस्ताव कुछ विशेष समुदाय, मैं स्पष्ट कह दूं कि बंगला समुदाय के लोग, जब हम चंपाईदा ने जब अपने कैबिनेट में बंगला भाषा की पढ़ाई प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्चतर स्तर तक और उस पर जो पाठ्य पुस्तक है उसके लिए बांग्ला अकादमी का गठन, ये तमाम पहल की कैबिनेट की तरफ से, तो एक हर्ष हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी बांग्ला मीडियम से ही मैट्रिक पास है। तो एक विस्तीर्ण इलाका, आप वो पाकुड़ साहेबगंज से उठा लीजिए, वहां से चलिए तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ये और इधर आप जाएंगे तो हजारीबाग, एक बड़ा इलाका बांग्ला भाषी इलाका, और यहां पर पहले स्कूल बांग्ला भाषा के ही होते थे। नहीं, सवाल है कि सुप्रियो भट्टाचार्य की हार्दिक इच्छा है, अंदर से इच्छा है कि मैं तो चुनाव वही लड़े? कह रहा था कि ये जब इसका जब अनुमोदन हुआ तो लोग समाज से आए, धनबाद से भी लोग आए और जमशेदपुर से भी आए।
तो उनका कहना था कि लोकसभा का एक सीट इस कम्युनिटी को दिया जाए। बांग्ला कम्युनिटी के लोगों को दिया जाए, क्योंकि धनबाद से भी बांग्ला भाषी सांसद रहे हैं, जमशेदपुर से भी रहे हैं, रांची से भी रहे हैं, तो कम से कम एक सीट दिया जाए। तो जाहिर सा बात है, एक सीट धनबाद का और जमशेदपुर का बात हुआ, तो धनबाद कांग्रेस के खाते में वो निर्णय करे, जमशेदपुर हमारे खाते में है, तो अब हमारी पार्टी को निर्णय करना है। हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। घोषणा कब तक हो जाएगी बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं आपके खाते की? हमको लगता है कि हम लोगों को 2 से 3 दिन और इंतजार करना चाहिए। दादा, 21 को पार्टी एक बड़ा महारैली कर रही है। क्या मैसेज क्या देना है उस महारैली के माध्यम से? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि दिल्ली में भी एक बड़ी रैली हुई, उससे पहले महाराष्ट्र में हुई। क्या उसी तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस महारैली को देखा जाए? क्या इसमें भी जो महागठबंधन के जो बड़े साथी हैं, जो बड़े लीडर हैं, क्या उनकी उपस्थिति होगी इस महारैली में? देखिए, ये जो हम लोग न्याय उलगुलान रैली करेंगे, क्योंकि हमारा एक न्याय यात्रा चल रहा है जब से हेमंत जी की गिरफ्तारी के बाद से, तो उसी का समापन होगा। और समापन होगा तो एक बड़े समारोह में ही उसका समापन होगा। और हमको लगता है कि ये न्याय उलगुलान रैली अब तक इस राज्य में होने वाली सबसे बड़ी रैली होगी। थोड़ा सा पानी दिलवा दीजिए। और इस रैली में हम आयोजित करेंगे इस रैली को, लेकिन इस रैली में आपके देश के जितने भी हमारे साथी संगठन के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, साउथ की पार्टियां हो, उद्धव जी हो, ये सभी लोगों को आमंत्रण भेजा जाएगा। अब वो चुनाव प्रचार का एक वक्त भी है, हम लोगों को आशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएंगे, और जो नहीं भी आएंगे विश्वास है कि उनका संदेश जरूर आएगा। तो क्या ये रैली बिल्कुल हेमंत जी पर केंद्रित होगा, उन पर फोकस होगा? क्योंकि दिल्ली में तो उसी तरीके की रैली हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। निश्चित तौर पे, क्योंकि न्याय यात्रा का समापन जब है तो न्याय तो हेमंत जी का ही न्याय है जी, और इसका नाम ही दिया गया है न्याय उलगुलान। न्याय के लिए एक नया क्रांति। तो केंद्र बिंदु में तो हमारे नेता ही हैं, और हमारे नेता के साथ साथ हमारे जो निश्चय हैं वो भी सामने रहेंगे। दादा, आपसे जब भी बातचीत होती है तो एक विषय आप अक्सर उठाते हैं, खासतौर पर ईडी, सीबीआई, आईटी, ये जो तमाम जो एजेंसियां हैं उसमें चुनाव आयोग का भी आप जिक्र करते हैं। क्या वाकई ये केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है मौजूदा वक्त में? आपको ये महसूस होता है? अब महसूस नहीं होता है, ये क्लियर तस्वीर है। अब ये स्पष्ट है। आज भी ईडी, आईटी ने क्या कहा है? कांग्रेस को जब नोटिस दिया कि 1600 कुछ करोड़ रुपया आप जमा करो, उसके बाद जैसे ही इस बात का पता चुनाव आयोग को चला, उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं लेकिन परोक्ष तौर पे शायद कहा होगा, जिसके कारण आईटी ने कहा कि हम चुनाव तक इस पर रोक लगाते हैं। अरे भाई, ये मर्सी क्यों कर रहे हो? मना कर दो कि अब हम भाजपा के खिलाफ किसी को लड़ने नहीं देंगे। आपका आज, अब आप ईडी का ही बात कर लीजिए। जिस प्रकार से कैरेक्टर एसिनेशन का काम ईडी कर रहा है, अभी 2 दिन पहले का ही मामला है। आप ही के चैनल में शाम को करीब 4, साढ़े 4 बजे के लगभग मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, देखे कि एक बहुत बड़ी खबर करके आया अभिषेक प्रसाद पिंटू के नाम से। फिर अखबार ने भी छापा। अब आप बताइए,
ये कंस्पिरेसी नहीं है तो और क्या है कि ईडी का ये मामला आप तक उजागर कैसे हुआ? तो दादा वो चीजें तो चार्जशीट में है ना, उसी वही चीज। नहीं, ये कोर्ट से कोई सर्टिफाइड कॉपी थोड़ी है। एक अखबार ने तो छापा है, फोटो छापा है, ये सब सर्टिफाइड कॉपी थोड़ी है। और चार्जशीट का सर्टिफाइड कॉपी नहीं होता है। तो ये ईडी है कि इसको कैरेक्टर एसिनेशन करवा रही है। आप बताइए, एक भुइयरी जमीन में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है? वो तो सिविल नेचर, उसमें पीएमएलए कहां से आ जाता है? और जो पीएमएलए है आपका हैदराबाद का जो दवाई कंपनी है जो दारू भी बनाने का काम करता है, वो गिरफ्तार भी होता है, बेल भी मिलता है और सीधे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो व्हाइट मनी है उससे चंदा देता है भाजपा को 55 करोड़ रुपया। जहां मनी ट्रेल हो रहा है तो वहां पर मनी ट्रेल नहीं है, पीएमएलए नहीं है। गुजरात सरकार 350 करोड़ रुपए पेनल्टी करती है अदानी के लिए। अदानी कोल ट्रेडिंग करता है। कोल आता कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कोल ट्रेडिंग दिखाया जाता है इंडोनेशिया से। कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई से। पेमेंट जाता है दुबई में और जब उसका 350 करोड़ रुपए फाइन होता है तो अदानी अपने मुद्रा पोर्ट के अकाउंट से गुजरात सरकार को पेमेंट करती है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये तो आपको दिखता नहीं है। दादा ये सारी बातें आप जो कह रहे हैं इसको क्या लोग समझ पा रहे हैं? आप समझा पा रहे हैं लोगों को, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास मुद्दे तो हैं लेकिन आप ठीक से पैकेजिंग नहीं कर पा रहे, लोगों तक वो संवाद जा नहीं पा रहा है? हम लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। दिक्कत एक ही आ रही जी कि हमारे समझाने के प्रक्रिया को आप दिखाते नहीं, हम तो दिखाते हैं आपको, आप छापते नहीं है। जो मैं आपको नहीं, मैं मेनस्ट्रीम मीडिया जो राष्ट्रीय स्तर पे वो हमारे विचार, हमारे मुद्दे को तो जगह देते नहीं। अब बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर में इतने बड़े बड़े खुलासे हुए। रांची से छपने वाले जो भी हिंदी के अखबार कितना जगह मिला? अब यहां पर कितने लोग हिंदू पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे? तो ये एक साजिश है और ये साजिश विपक्ष के खिलाफ है जिससे हमको अब लड़ना पड़ता है। दादा एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। 14 में कितनी सीटें महागठबंधन को इस बार? 14 में कितनी सीटें महागठबंधन को? मैंने तो शायद पहले आपको शुरुआती रिमार्क्स में ही कह दिया था, 14 हमारा है, 14 आपका है। चलिए, बेहद शुक्रिया। सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद थे और ये जो मंच है इसी तरीके से आगे भी चलते रहेगा। कई और मेहमान जुड़ेंगे और उनके साथ इसी तरीके से बातचीत या संवाद का कार्यक्रम आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। धन्यवाद।